Good evening, Namaskar, Jai Hind. A warm welcome to all on today's episode of Bhagwan Rajneesh Untold. I'm your host Shweta Rana and you're watching us on NIN Live. In our series Untold, we speak about the untold, unknown experiences that people have had with Bhagwan Shri Rajneesh. My guest today is Swami Ashok Chaitanya ji. सभी ओशो प्रेमियों को नमन, शुभ संध्या। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। श्वेता राणा जी का विशेष धन्यवाद, आभार, जिन्होंने किसी तकनीकी कारण से पहले एपिसोड की बजाय दूसरा एपिसोड करना के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद निन टीम का भी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ओशो से 1978 में संन्यास के बाद स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से संपर्क हुआ स्वामी अशोक चैतन्य जी का। उस समय योग में उनका ही नाम था। उनसे उनके व्यक्तिगत अपर्णा आश्रम जी के मंत्रालय उधमपुर कश्मीर से उन्होंने सानिध्य योग में ज्ञान 1980 में लिया। साथ ही 1983 में ओशो की कृपा से उन्माद रजनीश ध्यान केंद्र का नाम पुनः ओशो आश्रम से भी मिला। ओशो का कार्य भी योग के साथ उन्माद के नाम से करते हैं। उन्माद रजनीश ध्यान केंद्र जल्दी जयपुर में शुरू करने की योजना है। ओशो की अनुकंपा और आशीर्वाद रहा तो साथ ही ओशो प्रेमियों का प्रेम और सहयोग भी स्वामी जी को बहुत मिला। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप भगवान के पास कैसे आए, भगवान श्री रजनीश के पास? थोड़ा कठिन सवाल है होने को तो, लेकिन उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि कल क्या होगा, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है क्या नहीं। युवा पीढ़ी से ही शुरू करूंगा। जब मेरी मुलाकात का कुछ वातावरण बना या सिचुएशन बनी या परिवेश बना जिसे मैं भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, स्थितियां परिस्थितियां, अचेतन मन में क्या था क्या है। तो बस युवा पीढ़ी की तरह ही जैसे सब युवा पीढ़ी होती है, 21 साल की अवस्था थी। भरतपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद चिंता थी कि जॉब कैसे मिलेगा, कैसे आगे चलेगा। पेरेंट्स भी चिंतित थे, तो स्वाभाविक भी था उनका चिंता होना। मेरा कोई विचार अध्यात्म में उस समय, मेरे भाव बिल्कुल भी नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई रुचि भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पिताजी मेरे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में थे और उनके बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा थी कि कोऑपरेटिव का कोई भी कोर्स होता है तो उनके बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त होती है केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि भाई यहाँ तो कुछ होगा नहीं, भरतपुर जैसी स्थिति है, चारों तरफ ऐसा वातावरण नहीं है कि आगे कुछ हो, तो तू एक बार ये कोर्स कर आ, तो उसके बाद में कोई अच्छी संभावनाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई रजिस्ट्रार वगैरह की होगी। तो उन्होंने कहा कि वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट है गणेश केंद्र रोड पे पूना में, एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव की संस्थान है। तो वहां जाकर के 9 महीने का कोर्स है, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो करा, थोड़ा वातावरण भी चेंज होगा, तेरा परिवेश भी चेंज होगा और कुछ आगे भी बढ़ेगा। तो भाव उठा, तो मैंने कहा चलो कोई बात। पूना का नाम तो अपने आप में ही ऐसा था कि बस सपने में ही था कि भाई पूना भी देखना है, क्योंकि भरतपुर से ज्यादा दूर हम कभी गए नहीं। ज्यादा हुआ तो आगरा तक चले गए या दिल्ली तक चले गए। पूना का ज्ञान तो था ही, भाई पूना कैसी जगह। एक मन में उत्साह था, जोश था, युवा पीढ़ी थी। मैंने चलो चलते हैं। पहुंचे वहां पूना, तो थोड़ी सी विडंबना थी परिस्थिति की, वातावरण की, क्लाइमेट की। सबसे बड़ी बाधा थी भाषा की। उनके 90 मिनट के पीरियड होते थे जो डिप्लोमा कोर्स था, और सब इंग्लिश में, और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी ऐसी होती थी, आधे शब्द तो वो खा जाते थे, मतलब कुछ सब कुछ सिर के ऊपर होकर के जा रहा था। तो वहाँ का वातावरण मन में पता नहीं क्या ये सिचुएशन होनी थी शायद। तो ऐसा लगा कि भाई अब मैं ज़्यादा कंटिन्यू यहाँ नहीं कर पाऊंगा। दिन में सो जाता था वहाँ के उनके लेक्चर में, अपना टाइम पास करने लगा। 10-15 दिन के बाद फिर लाइब्रेरी में जाके अखबार पढ़ने लगा। उस समय रजनीश ही नाम था ओशो का। तो और वहाँ के पत्र, पूना के जो लोकल पत्र थे, तो उनमें न्यूज़पेपर्स में काफ़ी कुछ नेगेटिविटी की बातें आती थी।
अब बट नेचुरल है, युवा पीढ़ी थी, युवा मन था, चंचल मन था। मैंने कि देखो, पढ़ पढ़ करके एक उत्सुकता मन में जागृत हुई कि चलो यहाँ कोई काम तो ऐसा है नहीं, दिन भर फ्री है, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था भारत सरकार कर ही रही है, तो वहां जाके भी देखते हैं वहां क्या हो रहा है, क्या होता है, ये पेपर में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। चंचल मन भी था, और पूना की वादियों को देख के तो सब कुछ अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि किसी फॉरेन कंट्री के किसी अच्छे से सिटी में हम आ गए हैं। तो बड़ी आश्चर्य, कौतूहल, ये सब चलता रहा। तो भाव बना, तो एक दिन आना ही था, शायद सिचुएशन ऐसी बनी। मैं नहीं जानता क्यों बन रही है क्या नहीं, मुझे उस समय तक कोई भी कुछ भी नहीं पता था, ना मेरी कोई ऐसी रुचि थी ओशो जगत से या रजनीश से। हाँ, एक सामान्य जो युवा की होती है, इच्छाएं होती हैं, 21 साल की उम्र में कितना सा रहता है उसका मन, कंट्रोल तो होता ही नहीं है। तो गए हम, जी वहां से जाने के साधन की, एक ऑटो की, उस समय 3-4 रुपए में पहुंचा देता था, बहुत सस्ते का जमाना था। वैसे तो मैं तो पैसे का उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू थी 3 रुपए की, 3 रुपए भी बहुत मुश्किल ज्यादा काम था। हाँ, बहुत मुश्किल काम था। खैर गए, जैसे जैसे पूना स्टेशन से पुल के ऊपर से गुजरे, 17 कोरेगांव पार्क की तरफ बढ़े, तो कोतूल सा भी लगा। जैसे ही अंदर की तरफ कोरेगांव पार्क में घुसे तो चारों तरफ भगवा वस्त्र और विदेशी और हिंदुस्तानी तो कम नजर आते थे उसमें, चारों तरफ जी उनकी ड्रेसेस देख करके, जो कभी देखी ही नहीं। हमारी तो कोई एजुकेशन थी ही नहीं भरतपुर में, तो बड़ा थोड़ा अंदर डर सा भी, भय सा भी, संकोच सा भी, सारी बातें मिश्रित होती हुई फिर भी एक पता नहीं अंदर से क्या था, क्या हो रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं, जो भी होगा। विल पावर शायद ठीक थी मेरी, जो सोच लेता था मैं वो हो जाता था, या मैं नहीं जानता क्यों होता था, कैसे होता था। शायद अचेतन मन में कोई भाव में करता हूँ अपनी कल्पना शक्ति से या इच्छा शक्ति से, तो वो चीजें प्रोसेस में होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, मुझे ज्यादा उस समय ज्ञान नहीं था। खैर पहुंचे, तो पहले दिन तो घुसने का ही अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, पूरी इंक्वायरी करते हैं, फिर उनका रोब वगैरह, फिर टाइमिंग्स पूछा, भाई कब कब क्या होता है, सुबह ध्यान कितने बजे होता है, फिर क्या एक्टिविटीज है, कितना इसका खर्चा है, क्या इनके सिस्टम है, नियमावली गेट के ऊपर जा करके पूछी। उन्होंने बताया 10 रुपये रोज लगेंगे। मैंने कि भाई 10 रुपये, कुछ बच रहे थे 500-700 रुपये, भरतपुर से आए, तो मैंने कि चलो 10 रुपये में क्या जाता है, एक बार भीतर तो जाए। एक उत्सुकता इतनी जागृत हो गई थी कि ये सब बिल्कुल यहाँ घूम क्यों रहे हैं, इतनी भीड़ हो क्यों रही है, आखिर हो क्या रहा है अंदर। एक सस्पेंस, एक कौतूहल, एक जिज्ञासा। तो उस दिन तो पार नहीं पड़ी। फिर दूसरे दिन मैंने कि ये 10 रुपये रोज देने पड़ेंगे, तो अब ये ऑटो का चक्कर छोड़ो, बगल में ही इंस्टीट्यूट के साइकिल वाले की दुकान थी, वो किराए पे साइकिल देता था। और वहाँ विश्वास बहुत है पूना में, आप साइकिल ले जाओ कहीं भी छोड़ जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहाँ कोई चोरी चकारी, ये चीजें जो हमारे भरतपुर की तरफ देखने को मिलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत जी डिसिप्लिन, अनुशासन जी और विश्वास बहुत ज्यादा था। तो साइकिल ली उसने, 75 पैसे कुछ ऐसे बताया था। मैंने कि हाँ ये दे देंगे, जिससे कि कुछ बजटरी कंट्रोल भी हो। मध्यम आय वर्षन दे हुए थे, कोई ऐसा कुछ हमारे पास अनाप शनाप था नहीं। तो मैंने चलो चलिए देखते तो हैं। तो दूसरे दिन साइकिल चला करके, जैसे भी है, 6 बजे का टाइम बताया था, तो मैं तो 4 बजे ही नींद खुल गई, क्योंकि रात को उत्सुकता ऐसी थी कि कल जाना है। साइकिल वाले से भी रात को ही बात कर ली थी, और सुबह ही अपना सिस्टम अपने इंस्टीट्यूट में लाके साइकिल रख ली थी। मैंने तू तो खोलेगा नहीं, तो मेरे को जाना है भाई। तो उसने दे दी थी ना, कोई दिक्कत नहीं था। तो वहां से जा करके पहुंचे साहब, साइकिल वाइकिल को कहीं किनारे पे जहाँ उनका स्थल था वहां लगा, लोगों के 10 रुपए का नोट निकाला उनके लिए। एंट्री हुई मुद्दा हाल में, करीब 5:30 बजे के करीब ही। तो वहां देखा तो बहुत शर्म सी आई। चारों तरफ चेहरे ही पहचानने में नहीं आ रहे थे, ना अपने हिंदुस्तानी जैसे कोई लग रहे थे। कोई कुछ पहने हुए, कोई कुछ पहने हुए, कुछ उनकी ड्रेसेस भी समझ लो, रोब वगैरह, ये सारी जो भी चीजें थी, बहुत कौतूहल रहा, उत्सुकता रही कि अब क्या होगा। तो वहां पे फिर सक्रिय ध्यान का कार्यक्रम, वो इंडिकेशन देते रहे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये करना है, वो करना है। हम भी उनके साथ ही, कुछ आता तो था नहीं, कैसे सांस निकालनी और फेंकनी, हम भी बस एक एक्टिंग सी अपने ऐसा करते रहे। मैंने चलो जो ये करते हैं बगल वाले को देख लो, ये यूं यूं करते हैं तो हम भी यूं यूं कर लेते हैं, ये हु करते हैं हम भी हु करने लगे। वो उछल रहे थे 1 फुट, हम 2 फीट उछलने लग गए। उस समय युवा थे, ऊर्जा थी, तो कोई बात नहीं। खैर धीरे धीरे ओशो का पहला दर्शन हुआ, लेक्चर उनका शुरू हुआ।
और ऐसा देखा, ऐसा सन्नाटा, मीन कि इतने सारे आदमी हजारों की संख्या में बैठे हैं और बिल्कुल साइलेंट, किसी के चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं कि कोई कुछ सोच रहा है। आधे से ज्यादा की जी आंखें बंद थी। तो मैंने तो अपनी आंखें बंद नहीं की, मैंने ये इनको करनी है, इनका होगा भाई, क्यों करते हैं, या यहाँ का तो कोई दस्तूर होगा ऐसा। पर मैं तो आंखें, क्योंकि पहली बार गया था, चारों तरफ देख रहा था मैं तो, आगे भी पीछे भी, ओशो की तरफ भी। तो इंग्लिश में लेक्चर चल रहा था उनका, हालांकि इंग्लिश से मैं भागता था, पर उनकी इंग्लिश इतनी सरल लगी, इतना ठहराव था कि उनकी सारी बातें समझ में आ रही थी। इतना गैप था एक शब्द के बीच में, और चेहरे का भाव, और बीच में ठहर जाते थे, मतलब इतना समय देते थे कि ये जो कह रहे हैं उसको आप आत्मसात कर सको। तो अच्छा लगा, मैंने कि ये मामला तो ठीक है। फिर दिन भर में, उस दिन के बाद बुद्धा वहां से निकले तो लोगों से परिचय किया। कुछ हिंदू स्थान से भी थे, इंडिया से भी, अलग अलग जगह से। उनसे पूछा भाई आप क्यों आते हो यहाँ पे, क्या चक्करबाजी है। फिर धीरे धीरे टूटी फूटी इंग्लिश थी, तो फॉरनर से भी बात करी। वो भी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं जानते हैं, फॉरनर भी, वो भी अपना भाव को बस कहाँ से व्यक्त आते हैं, करना हाँ हाँ। जानते हैं। जी इंसेंट ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखें, बस वो जी बोल देते जी हैं। तो उनसे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने जो बताया, जो मैं समझ पाया उस समय, कि अब तक का जो हमारा जीवन है, 20 साल का, 30 साल का, जब तक हम विदेश में थे, वो बिल्कुल जीरो हो गया। अब तक हमने कोई प्राप्त नहीं किया, कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ। अब हम यहाँ जी रहते हैं तो हमें, हम यहाँ से जाने का मन ही नहीं है, और इतना आनंदित है कि पूछो मत। मैंने भाई ऐसा कौन सा इनको आनंद फील हो, मेरे को तो पहले दिन ऐसा कुछ आनंद तो फील नहीं हुआ। हाँ, मेरी भावनाएं उस चीज को तलाश रही थी जो पेपर में पढ़ा था। अरे वहां तो ऐसे ही है, वहां तो नग्नता है, वहां तो एक दूसरे को ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कि ऐसा तो कुछ मेरे पूरा दिन हो गया, एक भी सीन देखने को नहीं मिला। और बातचीत करता हूँ तो ऐसा कोई वो भी नहीं। खैर, दूसरे दिन फिर गए, जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे जो शुरू हुआ। डाउट्स थे, हाँ, मेरे जो डाउट्स थे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। कोई डाउट रहा नहीं, जो मेरे मन में जो प्रश्न थे, उत्सुकता थी या चंचलता के कारण कह लो, कैसे खत्म हो गए, वार्तालाप से, डिस्कशन से, जो लोग वहां जा रहे थे। और फिर जी मैं देख रहा था, वो अनुभव हुआ मेरे को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार प्रश्न करते थे मेरे साथी, इंस्टीट्यूट में आता था, अरे वहां तो ये होता है, आपने क्या किया। मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो सोच रहे हो, मैं भी ठीक तुमसे भी ज्यादा सोच के गया था। लेकिन जो मेरी सोच में बदलाव आया, मैंने तो भैया खुद अपनी आंखों से वहाँ देखा है। और मैंने ये जो महसूस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे को बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं वहाँ के। और कल से तो मैं, शुरू में तो 2-4 घंटे में आ जाता था, फिर तो मैंने कि अब तो यहाँ पे जब तक रह सकता हूँ कोशिश करूंगा रहना है। इंस्टीट्यूट का तो कोई आय तो बात है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ज्यादा समय देने लगा, कुछ और ध्यान भी शाम के भी करने लगा। तो एकदम से रोजाना आप किसी चीज को दोहराओगे ना, पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मकता को, तो जी नकारात्मकता के जो भाव हैं वो आपके अचेतन मन में जो जी होते हैं, वो धीरे धीरे दोहराने से उनको वो मतलब फीड हो जाता है उनको, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमको पता नहीं चलता कब चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए। तो फिर तो ये लगा मैंने कि अब तो इनका सन्यासी ही बनना है। तो मैंने प्रोसेस पूछा, भाई क्या हाँ प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा, भाई शाम का एक समय होता है, वो निश्चित करके बताते हैं, आपको अपॉइंटमेंट देंगे, उस समय आपको जो रॉब है उसमें आपको जाना है, और इसकी तैयारी करनी है। सेंट वेंट ये कुछ खुशबू खुशबू वाली चीज मत लाना, ना धो करके हाँ। बिल्कुल तरीके से अच्छे से होके आना। मैंने कि बिल्कुल सारे कामों इंस्ट्रक्शन लिए। तो फिर उसके बाद पहुंचे वहां, 12 अक्टूबर के तो दिन था। आपने संन्यास 12 अक्टूबर 1978 को लिया। हाँ हाँ उस, स्वामी जी, आपका हाँ संन्यास डेट है 12 अक्टूबर 1978। और उस समय आपको ऊर्जा दर्शन भी मिला। तो मेरा हाँ। आपसे सवाल ये है कि आपके संन्यास लेने की प्रक्रिया क्या थी। ये देखिए आपके संन्यास लेने की फोटो है जो हम हमारे हम्म, दर्शकों को दिखा रहे हैं। और उस ऊर्जा दर्शन का आपके जीवन पर क्या असर हुआ। जी, कोशिश करूंगा अपने शब्दों में, अपने भाव से बताने की। जी तो जी जी स्वामी पहले तो वहां जाने के बाद मेरी जो नेगेटिविटी थी वो चेंज पॉजिटिविटी में हो गई। यही प्रभाव बहुत है उनके ओरा मंडल का, या आश्रम की जो ऊर्जा है, या बुद्धा हॉल है जहाँ पर कि ये सब कार्य होते थे, वहां इतनी एनर्जी थी। आप नेगेटिव लेके जाओगे तो नेगेटिविटी ज्यादा देर रह ही नहीं ऑफ सकती, कोर्स जो ऑफ मैंने कोर्स फील हाँ किया मतलब। तो पहला प्रभाव तो बहुत यही पड़ा।
और उसके बाद फिर इतनी उत्सुकता हो गई कि नहीं मुझे तो मिलना ही है, एक इच्छा शक्ति अंदर से जागृत हुई। रोजाना ही सोचता वो दिन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, रिपीट करता रहा। खैर वही, मैं विश्वास अचेतन मन पे ही करता हूँ, मुझे नहीं पता, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, वो वहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, वो क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। हम तो 10% चेतन मन में जीते हैं, और उसी चेतना में जो भी हम चारों तरफ फिजिकली करते हैं सुबह शाम तक, उसके बारे में जानते हैं, उसी के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अचेतन मन का क्या प्रोसेसिंग है, वो क्या करना चाहता है, वो तो जान ही नहीं पाते। मतलब तो संयोग था, वातावरण था, डेट मिली कि शाम को 7:10 पर आपको उपस्थित होना है। उस दिन मैं सुबह नहीं गया था, मैंने कि शाम को तैयार होकर के पूरी रोब वोब अपना जो भी है कार्यक्रम, उस दिन साइकिल भी छोड़ दी मैंने कि कहीं लेट नहीं हो जाए, ऑटो से 1.5 घंटा पहले पहुंच गया। आज जल्दी पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, इतने दिनों से। हाँ, मैं कि क्या होगा, वो क्या करेंगे, कैसे संन्यास देंगे, क्या होता है संन्यास से, ये सब मस्त क्यों है। पहली बात मैंने ये देखी, जितने भी लोग थे, किसी के चेहरे पे दुख या दुख का भाव मैंने उस पूरे आश्रम में नहीं देखा। गेट से लेके वहां तक प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी खुशी। मैंने कि यहाँ तो इंस्टीट्यूट से निकलता हूँ और वहां तक पहुंचता हूँ कोरेगांव तक, जब तक सबके चेहरों को थोड़ा बहुत पढ़ना देख करके ऐसा लगता है सब दुखी आत्माएं घूम रही हैं चारों तरफ। तो मैंने कि कुछ तो है वहां पर। तो मतलब वो क्या है, क्या होना था, उसका अभी उतना ज्ञान नहीं था, उम्र भी नहीं थी, इतना रुचि भी नहीं थी। हाँ, मतलब उस समय तो मतलब मन के भाव शरीर के तल पे ही रहते हैं सभी के। तो हाँ, तो वही स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत मैं गया, उत्सुकतावश, सब तरीके से अवसर मिला वहां जाने का। ओशो अपने ही, ओशो कहूँ या रजनीश कहूँ एक ही बात है, उस समय तो रजनीश ही नाम चलता था उनका, भगवान रजनीश। हाँ, और जैसे कि उनकी स्टाइल है, वही चेयर पे बैठना और वही रोब उनका, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे ही अंदर प्रवेश किया उस स्थल के अंदर, एक ऊर्जा का ओरा कुछ अलग ही नजर आया, जो मेरे बुद्धा हाल से भी अलग था। जो रोज हम लेक्चर सुनते थे वो डिस्टेंस बहुत था, तो जो आगे आगे तो बहुत, जो उनके बहुत करीबी थे वो बैठ जाते थे। हमारा तो, हम तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे शुरू में, तो सबसे पीछे नंबर आता था, इतनी दूर से ज्यादा मतलब नहीं होता था। मैंने कि मुझे भी आगे बैठना है किसी दिन। तो वो भाव मेरे बना, मेरे पीछे बैठने के कारण मेरी उत्सुकता हुई कि मुझे संन्यास लेना है, आमने सामने ही बैठना है। मैंने उन्होंने बताया एक ही अवसर मिलता है जीवन में जब आप आमने सामने बैठ सकते हो ओशो के। तो मैंने कि भाई वो अवसर लेना है मेरे को। तो वो उत्सुकता इसलिए जागृत हुई कि मैं सबसे पीछे बैठाते थे, वहां के जो प्रबंधक थे, जो भी कुछ थे, और पूरी बात सी रखते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्शन क्या है, मैं कहाँ कहाँ किस किस से मिल रहा हूँ। मुझे बाद में कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि समबड़ी फॉलोइंग हुई, मतलब ये कह लो उनके प्रशासन का एक तरीका है नए आदमियों के प्रति, और विशेष तौर से जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो अपने यहाँ के हैं, उनके ऊपर विशेष दृष्टि रखी जा रही थी। ऐसा कुछ मेरे को वहाँ कुछ फीलिंग सी हुई। फॉरनर्स को तो फिर ही छोड़ रखा, वो कहीं जो भी हैं, तो वो वैसे ही फ्री रहते हैं, अपनी लाइफ को दूसरे ढंग से जीते हैं। हम भारतीय सभ्यता के आधार पर जीते हैं, उनका पहनावा ही अलग है। तो वो यहाँ आकर के साड़ी थोड़ी पहनेंगे, उनको तो अपने जिस ड्रेस में लूज में रहते थे, यहाँ भी लूज में रहते हैं। तो लोग, उस समय पेपर में आता था, ये इतने लूज क्यों रहते हैं, वहां तो ये है ये। अरे मैंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, यहाँ अगर आप साड़ी पहन रही हो और विदेश में चले जाओगे तो क्या आप बिकनी पहन के थोड़ी घूम लोगे वहां पर? ये अपनी 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 सभ्यता है। वेरी ट्रू स्वामी जी। पर फिर क्या हुआ जब आप भगवान श्री के सामने जाके बैठे, तब क्या लगा था? पहले तो मैं खड़ा ही था, और ओशो बैठे थे, मेरे ख्याल से उससे पहले कुछ दर्शन हो चुके थे, तो वो अपने चेयर पे जैसे कि वहाँ बैठते थे, बिल्कुल वही स्टाइल, वही कुछ। अचानक जब इतने क्लोज आया, तो वो जो रूम था ना, वो जो स्थल था ना, उसकी पता नहीं क्या ऊर्जा थी। वहां जाने से पहले इतने प्रश्न थे मेरे मन में कि मैं पूछूंगा, अवसर मिलता है, किसी ने बताया इस समय आप कुछ भी पूछोगे ना तो जवाब मिलेगा। तो उत्सुकता, अंदर जाते एक तो सारे प्रश्न प्रश्न तो मैं भूलभाल गया, और उनको देखते ही, चेयर पे देखते ही अपने आप ही हाथ, मतलब एक भाव से, आंतरिक भाव से जुड़ गए, और उस ऊर्जा के क्षेत्र में आते ही नमन जैसे होता ही है, एक अंदर की श्रद्धा भाव का,
जो अंदर से निकलता है। वैसे हम रोज नमस्ते करते हैं, उसमें जरूरी नहीं है जी, अब मैं जिसको लेकिन वो नमस्ते कर रहा हूँ अलग मेरे था। अंदर कोई भाव भी है कि नहीं। औपचारिकता का निर्वाह करते हैं, मुखौटा ओढ़ करके, हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, चाहे मेरी इच्छा हो नहीं रही हो उनसे गुड मॉर्निंग बोलने की भी। लेकिन उस समय पहली बार मेरे को श्रद्धा भाव जो अंदर जगा उस एरिया में, उस ऊर्जा के क्षेत्र में जाते ही, तो बिल्कुल ऐसा नतमस्तक सा होकर के आग्रह और वो सिस्टम, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब वो शब्द नहीं होते उस समय, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों जी, ऐसी भाव जगे। हो सकता है वहां ऊर्जा का क्षेत्र इतना था कि उसका प्रभाव पड़ता ही है। कोई भी ऊर्जा क्षेत्र में जाएगा, आप किसी वैष्णो देवी के मंदिर में चले जाओ, वहां जाते ही वहां ऊर्जा का जी, इतना ऑफ एरिया कोर्स, है ऑफ कि कोर्स, वहां अपने आप ही जी, आपके अंदर जो भाव होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आपको एक आंतरिक बहुत सही, आनंद आएगा, जो कभी कभी जी, अनुभव होता है हमारे जीवन में। जब भी हम दुखी होते हैं मंदिर में जाते हैं, वहां हाथ जोड़ करके 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं और बड़ी शांति महसूस करते हैं, बड़ा आनंद ऑफ महसूस कोर्स, करते हैं। ऑफ कोर्स, और वेरी ट्रू, उसका कारण वेरी ये ट्रू, है कि वहां जो एनर्जी का फील्ड बढ़ा है, जो श्रद्धा भाव से लोग अंदर से जो वेव्स जी, निकालते हैं, जी, वो वेव्स इतनी इकट्ठी होती है कि उसके एरिया में जाते ही आपको के अंदर शांति आएगी ही आएगी। जी, तो जी, ऐसा भाव, हालांकि मैं मंदिर मंदिर कभी जाता नहीं हूँ और मेरे भाव भी नहीं था, जी, लेकिन उस समय जो भाव बना और कैसे बना, तो वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब क्यों बना, क्या जी, मेरे जी, अंदर हुआ, इतना मेरे ऑफ को कोर्स, शब्दों में बताने की मेरे वो भी नहीं है। मतलब क्योंकि पूरा ये तो है नहीं मैं ध्यान करता था या पहले से ही बहुत कुछ और को पढ़ा था या लिखा था। आई एम जस्ट ऐसा कुछ न्यू। नहीं। हाँ आप तो निर्मल मन से गए थे, एक हाँ, साफ निर्मल मन से गए थे कि क्या है, मुझे देख के आना है और मेरा ये खुद का उत्सुकता थी अनुभव कि क्या मुझे होगा। लेना ही है संन्यास। उत्सुकता, अंदर से ही हाँ, भाव उठ रहे थे, मुझे नहीं पता, वो अनकॉन्शियस माइंड से ही हो रहे थे, सबको अनकॉन्शियस माइंड जी, काम कर रहा था। वेरी मुझे नहीं गुड, पता वो क्या वेरी काम कर रहा था। हो सकता है मेरे पूर्व जन्म में कुछ अच्छे तन मन में रहा हो, कुछ जो भी गुड, हो, तो वो अब सिचुएशन बना रहा हो। नहीं तो मेरे पूना जाने का क्या मतलब था, मेरी रुचि नहीं थी उस कोर्स में कि कोऑपरेटिव में क्या गबन हो रहा है, रजिस्ट्रार क्या कर रहा है। मेरे अंदर का भाव ही नहीं था उसको स्वीकार करने का, और जबरदस्ती लादा जा रहा था। लेकिन बाद में पता चलता है, जो जीवन में होता है उस समय हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब बाद में जीवन की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो उसका पता चलता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं था, ये होना ही था। ये मेरा सौभाग्य वेरी था कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती वाकई से, में सौभाग्य जो था। कि सदियों में पैदा होती है, तो मैं इस सदी में पैदा हुआ। पैदा तो बहुत हुए, करोड़ों अरबों जनसंख्या है, 139 करोड़ होगी उस समय, 100 करोड़ होगी, 80 होगी, उनमें से कितनों को सौभाग्य मिला है उनके पास जाने का। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू, अपने आप को मैंने बहुत ही, मतलब सौभाग्यशाली माना अंदर जाते ही। तो उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए कहा। खड़ा ही था मैं, जैसे ही वो कि आप बैठ जाइए, वही अपना नतमस्तक होकर बिल्कुल जैसा कि फोटो में भी है बैठा। उन्होंने कहा आंखें खोलो, तो मैंने भी आंखें खोल दी। मेरे साथ में जो बैठे थे, होते ही हैं औरतों के साथ, एक महिला होती है, एक जी, पुरुष होता है, जो आजकल भी, आजकल वाले तो खैर नौटंकी ज्यादा करते हैं, लेकिन उस समय वो स्वाभाविक रूप में थे। मतलब स्वाभाविक इधर है, एक, यहाँ इधर एक फोटोग्राफर था जो हर एक दर्शन करने वाले की फोटो वोटो ले, मुझे नहीं पता था फोटो भी खींचेगी कि नहीं खींचेगी, क्या सिस्टम नहीं पता था। पर लेकिन जब देखा कि कैमरा भी लगा हुआ, वो भी बिल्कुल एंगल से, जिससे कि दोनों की आए इनकी आए, वो टेक्निकल में, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, 78 में जी, इतना वो भी नहीं जी, था। खैर एनीवे, ऑफ तो मैंने अंदर जाते देखा कि 2 इधर बैठे हैं और जो बैठे हैं इधर ये हैं, उनके पीछे 1-2 और थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया कि साइड में कौन बैठा। जब उनसे मिल लिया, उनका आगे खोलो, उसके बाद तो उनका कोई महत्व नहीं, जैसे ऐसा लगा वो है ही नहीं, कोई भी नहीं है वहां, बस मैं और हाँ, बस ये है। हालांकि चित्र में देख रहे हैं वो दोनों मेरी आंखों की तरफ ही तो लेकिन मेरे को ज्यादा भाव वेरी उनकी गुड, तरफ देखने का बना ही नहीं, अंदर से भाव नहीं आया कि मैं ये देखूं साइड में कोई है या नहीं है। केवल ओशो की आंखों में ही देखने का प्रयास किया मैंने जरा सा, लेकिन तुरंत ही मेरे को ऐसा लगा कि मैं ज्यादा देर नहीं देख पाऊंगा। तो अंदर ही आपका अंदर संन्यास सर्टिफिकेट है। आ, ये उन्माद का लगा दिया जी, दिखता है। नहीं, उन्मा, स्वामी उन्मा, ये उन्माद रजनीश मेडिटेशन में ये तो चलता है। बाद में 83 में लिया था। जी, ये 84, ये तो बाद की, ये है हाँ स्वामी ये है। अशोक चैतन्य। जी, हाँ तो मैं बता रहा हूँ इसका भी।
तो आंखों जी। में देखा, कुछ देर नहीं देख पाया, करीब हम्म। 2-3 मिनट तक ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मेरे शरीर में हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अंदर से मतलब बिल्कुल एक खालीपन सा हो गया मन में। यानी कोई जो विचार आते हैं ना तरह तरह के, आगे ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और ये पूछूंगा, और वो सारे विचारों जी। का ही नहीं पता चला कि कहाँ चले गए वो। उनका अंगूठा जैसे ही आज्ञा चक्र पे आया, आंखों में देखा, 2 प्रक्रिया हम्म। हुई, माला डाल के उन्होंने माला पे हाथ लगाया, और उसके बाद जो स्थिति हुई, तो मतलब क्षण ऐसा लगा कि ठहर सी गया है कुछ, ना आगे बढ़ रहा है ना वो बढ़ रहा है। एक अजीब सा अंदर से जो फीलिंग थी, लोग उसे कोई कुंडली कहता है, कोई रंग दिखने शुरू हो गए, पता नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव में अलग अलग जी। यात्रा है। बस मैं तो इतना मानता हूं कि मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य था, और मेरे जितने थॉट्स थे उस क्षण मेरी थॉटलेस स्टेज ऑफ माइंड थी। नो माइंड। जब, हाँ, नो माइंड कह लो या कुछ कह लो, उसको कोई भी रूप दे लो। और ध्यान की ब्यूटीफुल। परिभाषा, और ध्यान की परिभाषा भी ये है, निर्विचार स्थिति। जब मन में कोई विचार ही नहीं आए किसी भी तरीके का, चाहे एक क्षण के लिए ही नहीं आए, वो क्षण, बस वो पूरे जीवन का वो क्षण मुझे आज भी याद है। उस क्षण को जब आंख बंद करके फील करता हूं, तो मेरे सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मतलब ब्यूटीफुल। तो आज भी मैं उसका अनुसरण करता हूं कई बार। और इच्छा शक्ति, मैंने 2-3 बातें सीखी, वो बाद में आपका अनुभव में जी। बताऊंगा आगे। जी। तो जो मेरे महसूस हुई, और जिससे मैं करके, और जो भी मैं चाहता हूं वो हो जाता है पूर्ण। तो जी। उस समय की मैं स्थिति बता रहा हूं जिस समय मैंने संन्यास लिया। तो थॉटलेस माइंड ऑफ स्टेज सी हुई, कुछ क्षणों के लिए हुई, ऐसा नहीं कि ज्यादा क्षणों के लिए हुई, बहुत जी। लंबी हुई हो, लेकिन हुई। और उस समय मेरे को ना तो शरीर का पता था, ना अपना पता था, ना दिमाग का पता, ना किसी का, बस आंखें थी उनके और हम थे। बीच में आसपास कौन था, कुछ भी ऐसा नहीं लगा मेरे को। उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से वो कागज लिया, एक पेन लिया, निब वाला था उस समय, तो काला। जी। तो उससे उन्होंने लिखा, नाम तो पता ही था, नाम पूछा था, अशोक। उनका शौक का मतलब जानते हो? मैंने कि नहीं। जिसको कोई भी शौक ना हो, मस्त हो। अच्छा, फिर उन्होंने चैतन्य नाम लिख दिया, अशोक चेतन, अपने हाथों से। और डेट डाली और अपनी सिग्नेचर। जब मैंने वो देखा, नाम उनकी लिखाई, मैंने अपने जीवन में आज तक भी ना तो ऐसे सिग्नेचर देखे कि कोई दूसरा कर सके, और ना इतनी नीट एंड क्लीन मतलब लिखाई देखी, इतनी ब्यूटीफुल, इतने अक्षर से। तो मैंने कि ये चीज तो भाई मरते दम तक अपने साथ, ये जो मेरे ये एक सबसे बड़ी गिफ्ट है इस मानव जीवन में आने की, ये मुझे रखनी है। उस समय ये भाव पैदा हुआ, और बिल्कुल करुणा सी आ गई अंदर कि ओह भाग्य की ये मेरे दर्शन हुए। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझा, कुछ ऊर्जा का गमन हुआ, अंदर प्रवेश हुआ। वो ऊर्जा क्या जी। करती है वो तो सब अचेतन मन जानता है। हम चेतन मन में उस चीज को नहीं पहचान पाएंगे कि जब शक्तिपात होता है तो अंदर क्या होता है, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं, सबके अलग अलग उसके लिए। अनुभव होते हैं। जी। तो मेरी जो अनुभव उस समय हुए, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो मिला तब। जी। जी। प्लीज। हाँ, और और मेरे से, स्वामी जी, फिर जब आप घर गए संन्यास लेने के बाद, तब क्या हाँ, हुआ? फैमिलियल डिफिकल्टीज, क्योंकि उस जमाने में संन्यास लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सन्यास के सन्यासी नाम मतलब से जिसने घर त्यागा है, परिवार एक तो त्यागा है। नव मध्यम आय संन्यास तो वर्ग के बहुत आदमी, अलग ये था। कारण क्या है कि पहले सब भारतीय संस्कृति में सन्यास का मतलब ये था कि चिमटा लेके जी। और अपना कमंडल लेके और वो हरिद्वार चले जाएंगे पहाड़ों में, और हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा, ये एक धारणा थी उस समय। और बाबा जी को देखते ही उनके पास जाने तक नहीं देते थे बच्चों को, कि कहीं वो किसी जी। तरीके से फुसला करके बच्चा फुसला अपने ना जाए। साथ समर्पित ना कर लें, अपने साथ ना जी। जोड़ लें। लेकिन ओशो के संन्यास में वो बात ही नहीं थी। हमने पूछा भाई संन्यास के बाद क्या क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो मैंने की तो बहुत बढ़िया बात है, कहीं आने जाने का चक्कर तो है ही नहीं भाई, हरिद्वार जाओ या ऐसी कहीं जगह पे जाओ। खैर, जैसे ही मैं वहां से संन्यास लिया, बहुत ही प्रसन्नता के एहसास के साथ अपने इंस्टीट्यूट आया, वही गिरवे वस्त्र में, वही
सुबह में। दूसरे दिन जब सुबह उठा, रात भर तो बस इतनी शांति से गुजरी कि पूछो ही मत, ना कोई स्वप्न ना कुछ, एक ठहराव सा आनंद भर के, खाना वाना कुछ नहीं खाया, मन ही नहीं किया किसी भी चीज करने का। सीधा वेरी गुड। अकेला रूम था मेरा, अकेले में बंद किया, अंदर से पानी की बोतल थी और बस उस अनुभव को जो मेरे को मिला उसी को एक्सपीरियंस करता रहा अंदर कि वाह कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। उसी की रिपीट माइंड रिपीटेड अवस्था में आ गया। सुबह उठा, वही ड्रेस, वही अपना, लोगों से मिला, 9 बजे का इंस्टीट्यूट शुरू होनी थी, तो मेरे को देख के सब चमके, ये कौन आ गया। पहले तो भाई ड्रेस दूसरी थी, ये ड्रेस देख के यहाँ बाबा कहाँ से आ गया अपने यहाँ पे। फिर उनको धीरे धीरे संतोष गया, तो तुम अब ऐसे ही रहोगे। मैंने कि मैं तो क्लास में भी ऐसे ही बैठूंगा, तुम्हें तो करना तो करो, मैं जो सोच लिया वो सोच लिया, मैं इस ड्रेस को अब नहीं उतार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कि ऐसा भाव मेरे अंदर से उठ रहा था, और मेरे अंदर जो उठता था मैं वही करता था। मेरे को फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं था। अब दूसरों को दिखाने के लिए तो अपना यहाँ चेंज कर लिया, शाम को चेंज। उसके बाद खैर वहाँ परीक्षा हुई। परीक्षा में जब मैंने अटेंड ही नहीं किया तो परीक्षा कहाँ से होगी। तो मैंने सोचा ये कल परीक्षा है भाई, पापा भी दुखी होंगे, मन में इच्छा शक्ति हुई, कैसे दूंगा, मेरे को तो पता ही नहीं कुछ भी है क्या नहीं। तो वहाँ मराठी लोग आपस में पेपर पहले से ही उनको मालूम हो जाते हैं, टाइप पाइप होते हैं इंस्टीट्यूट में, तो मराठी आपस में सेटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ सेटिंग करी थी, वो किसी कोने में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि 4000 इतना कर। वो 2-3 क्वेश्चन मैंने याद कर लिए, उनके बगल में था, उनको पता नहीं ये कौन है। मेरी डैसी ऐसी थी, रात का टाइम था। वो सुन करके मेरी इच्छा हुई कि कल क्या होगा, तो ओशो का प्रभाव बता रहा हूँ। वो अपने आप इस सिचुएशन बनी, में नीचे घूमने गया, सोचता हुआ कि क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन मेरे कानों में पड़े। सुबह पेपर की तैयारी, मैंने कहा पेपर नहीं होगा ये फिर से सब पेपर आउट है। मैंने की कैसे आउट है, डायरेक्टर आ गए। मैंने कहा आई एम गिविंग द प्रूफ, सब बैठो, सबको बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये, चौथे में ये फिगर है, इतने डॉलर का अमेरिका में। आपको कैसे पता चला? मैंने कि मैं जो कह रहा हूँ पेपर निकालो, ये है कि नहीं है। वो पेपर ही नहीं, मैंने कहा सारे ही पेपर आउट हैं, क्योंकि मैंने दूसरे पेपर के लिए कौन राजनीति करेगा फिर। तो उन्होंने उस समय पहली बार वैकुंठ मेहता के इतिहास में हुआ कि वो पेपर सबके सब रद्द करने पड़े उनको। तो ये प्रभाव तो पहले ही देख लिया मैंने संन्यास के बाद का। सोचा कि घर जाने के बाद क्या हुआ था, घर जाने के बाद क्या हुआ था? हाँ, वहाँ का जब गेरुआ पहन के घर गए तब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, घर गए साहब, पुराने कपड़े हमारे बैग में थे, और रेलवे स्टेशन पे उत्साह होता है, ये 9 महीने बाद आ रहा है बच्चा, तो लेने आए तो बड़े उनके चेहरे के भाव भंगिमा, उनके, हमने तेरे को ये बनने के लिए भेजा था क्या? तो मैंने कि भाई जो भी बनने को भेजा था वो आपने किसके लिए भेजा था, और मैं क्या हो गया, ये मेरे हाथ में ही नहीं था, जो हो गया। घर गए, वो कपड़े लत्ते सब फाड़ फूड़ दिए, और माला वाला सब इधर उधर तितर बितर कर दी। अब कहीं भी किसी बाबा को चक्कर नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अपना उस समय रजनीश टाइम्स निकलता था, वो सबका सब्सक्राइबर हो गया, संन्यास सबको पढ़ के। और फिर कैसेट आती थी छोटी छोटी सी, उसमें टी सीरीज इनकी, उनको पढ़ता था। हिंद पॉकेट बुक्स, कुछ बुक्स से भी रेलवे स्टेशन पे छोटी छोटी किताबें मिलती थी, कुंडली यात्रा और वो ध्यान। तो मतलब एक तरीके से वो कार्यक्रम शुरू हो गया। घर का क्लेश तो जो चलता रहा वो मैं झेलता रहा, कि वो सब ओशो की शक्ति थी, सब अपने आप झेलता रहा, सब अपने आप ठीक हो गया। स्वामी जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि 3 जनवरी 1983 को उन्माद का जन्म कैसे हुआ? अच्छा, बीच में मैं 2-3 मिनट लूंगा, बीच की यात्रा फिर नहीं तो रह जाएगी, क्योंकि ओशो का प्रभाव पड़ा है उन सभी जगह पे। ओशो का प्रभाव मैंने बताइए स्वामी जी, जब भी मुझे विपत्ति आई और ओशो का स्मरण किया कि इस विपत्ति से कैसे छुटकारा मिलूं, अपने आप सिचुएशन क्रिएट हुई। तो पहली सिचुएशन ये थी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 100 बच्चे लेने थे योग के लिए, 50-50 लड़के लड़कियां। तो रुचि थी, कुछ सिचुएशन हुई कि मेरे ऐड उनके हाथ लग गया मेरे। मैंने देखा, मैंने कि चलो चलते हैं। गए, वहां देख करके नजारा देखा कि 5000 लोग बैठे हुए हैं। मैंने कि अपना नंबर यहाँ नहीं आना है। और मैंने कि एक मन में भाव उठा कि चलो यहाँ क्या आना है। फिर भी आंख बंद करके थोड़ा सा स्मरण किया मैंने कि जब मेरे को, मैं किस काम से गया था, कहाँ पहुंचा दिया, तो इसमें भी कुछ न कुछ तो राज है। अंतिम समय तक लड़ाई नहीं छोड़नी है, इंटरव्यू तो देना ही है, देखी जाएगी। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा नंबर आया, करीब 5 बजे के आसपास,
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंटरव्यू लिया डायरेक्ट। कहाँ से आए हो? मैंने भरतपुर से आया हूँ। क्या कर रहे हो? सड़कों की लंबाई चौड़ाई नाप रहा हूँ, बेरोजगार हूँ अभी। क्या एजुकेशन है? एमकॉम ये कर रखा है मैंने। योग में क्यों आना चाहते हो? मैंने कि भाई योग से तनाव दूर होते हैं इसलिए आना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत तनावग्रस्त हूँ। तो पता नहीं कैसे उनको, वो भरतपुर घना वर्ड सेंचुरी के बहुत प्रेमी थे, 1-2 महीने में जाया करते थे। तो उनको लगा कि एक आदमी तो हमारा शिष्य भरतपुर में भी होना चाहिए। तो उनका सुधा इनको ले लो, ये भरतपुर से आए हैं। मेरे लिए मैंने कि मैं तो सोच रहा था नंबर का कोई मतलब नहीं, पता औपचारिकता उसमें कि पूरा दिन हो गया तो इसको करके ही जाऊं। हाँ, उस समय स्मरण ओशो को किया। और वो लक की बात है, मैंने बाद में देखा कि ये दिन कौन सा था। वो दिन मेरा 14 सितंबर था और वो मेरी बर्थडे का दिन था। तो मैंने कि चलो ओहो, ईश्वर की कृपा हुई, जो मेरे मतलब भाव बना मेरे माइंड में, चेतन मन में, कि मुझे क्या होगा, कुछ रास्ता निकाल। इच्छा शक्ति थी मेरी, तो वो हो गया। वहां गए, कोर्स किया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ। उसके बीच ही, कोर्स के बीच एक छोटा सा हल्का सा संस्मरण है मेरा। और आपस में योगी महाराज गए थे, कुछ बहुत एडवांस थे, हम तो नए नए थे। तो जी। सब, तो उन्होंने कहा आज हम त्राटक करते हैं और कंपटीशन करते हैं। दोनों बैठ जाएंगे, जो भी आना चाहे, कंपटीशन करना चाहे वो कर ले, और हम देखते हैं कि इसमें जीतता कौन है। जीतने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ त्राटक। जी। वो मैंने पहले कभी नहीं किया था ऐसा। मैंने कि मैं करूंगा, अंदर से कुछ भाव उठा के करना है। दोनों बैठ गए, 6 बजे बैठे थे, 7:30 बज गए, मेरी पलके नहीं झपकी, उसकी झपक गई। और 1.5 घंटा मैंने कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। वो भी गुरु का संस्मरण ही था, वो भी कोई शक्ति अंदर ही अंदर अचेतन मन में थी। तो वो बड़ी एक आत्मविश्वास बढ़ा उससे, कि मैं जब भी याद करता हूँ कहीं न कहीं से ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर और वो काम करती है। उसके बाद अद्भुत। उस हाँ, उसके बाद 1 मिनट और लूंगा बस। वो प्लीज स्वामी जी बोलिए ना, प्लीज बोलिए। हाँ, उसके बाद हाँ। ये नहीं था कि भाई योग शिक्षक मैं बनूंगा, ना कोई पोस्ट भी नहीं थी। वो तो जस्ट मैंने शौक के लिए सीख लिया था। खैर ये इवेंट हो चलेगी 2 महीने बाद। मन शांति के लिए, मन शांति करने के लिए इच्छा हाँ, वो बस वाद वैसे ही। अभिलाष था। अच्छा, हाँ। ये समझ लो कि मन की शांति के लिए क्यों गया, इससे पहले क्यों नहीं गया? क्योंकि ओशो ने ऐसी चीजें अंदर कर दी कि अब शांति की तलाश अंदर से प्यास जगने लग गई थी। तो वही चीजें मेरे वेरी को गुड। अच्छी लगने लग गई थी, इसलिए वो सिचुएशन बनी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आया। मैंने कि एडवर्टाइजमेंट कार्ड का है? तो मेरी सिस्टर बोली ये योग शिक्षक के लिए है। मैंने को कौन दे रहा है? स्वामी जी दे रहे हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। वो पहली बार हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में योग शिक्षक की नियुक्ति करने जा रहे हैं, 4000 योगा टीचरों की। अरे मैंने कि देर मत करो भाई, डेट कौन दे, चले। बेरोजगारी थी मन में बहुत व्याप्त। तो पहुंचे, स्वामी जी से बहुत अच्छा मेरे परिचय हो गया था, क्योंकि क्लास वही लेते थे और मैं उनके प्रिय स्टूडेंट्स में से भी था। तो गए, हाँ भाई तुम सब, तुम्हारा इंटरव्यू तो क्या लूंगा, तुम ये बताओ कहाँ जाना पसंद करते हो? मैंने कहा स्वामी जी रोजगारी बहुत है, जहाँ आपकी इच्छा वहां भेज दो। तो उन्होंने कहा सुधा इनको पूना भेज देते हैं। तो मैंने कहा अंधा क्या चाहे दो वहां। तो ये भी जिस समय मैंने कहा ना, उस भाव से कहा कि कहीं भी भेज दो, जो सिचुएशन हो गया आई एम रेडी टू फेस। जहां कोई जाना पसंद नहीं करे वहां भेज दो। तो मतलब मैंने जब जब भी स्मरण किया, कहने का मेरा मतलब है कि वो ऊर्जा जो एक बार घटित हो गई, उसे शक्तिपात कह लो या ऊर्जा दर्शन कह लो, वो अचेतन मन में चली गई। और वो जब भी आवश्यकता आपको पड़ती राह है दिखाई, वो इंक्रीज कर देती थी उस चीज को। आपको खैर, राह दिखा देती थी, सेल्फ हम डिस्कवरी, मतलब पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। बस 2 मिनट में लंबी सी सांस लेकर अंदर सोचता था, केवल चेतन मन से सोचता था। वो हाउ अचेतन मन में अमेजिंग। प्रोसेस चल रहा था, तो वो अपने आप सिचुएशन क्रिएट कर रहा था सारी। मेरे हाथ में था ही नहीं कुछ भी। मेरे हाथ में तो ये थोड़ी था कि मैं दोबारा बाबाओं के चक्कर से निकल के दूसरे बाबा में फंसूंगा। घर वाले तो परेशान, सब अंगेज था मेरे। तो मैं सिचुएशन पे छोड़ दिया अपने जीवन मुझे कि अब जो होना है होने दो। मैं तो एक साक्षी भाव से ही रहूंगा। दृष्टा हाँ जो हो रहा है होने दो भाई, उसे स्वीकार करूंगा सहज भाव से। तो मैंने स्वीकार कर लिया और 81 में पूना पहुंच गए और देव रोड में पोस्टिंग हुई, केंद्रीय विद्यालय में पहली पोस्टिंग। बड़ा जोश था उस समय, तो योगा वोगा सीख के फिर ओशो की ऊर्जा और उम्र भी थी, सब बातें थी। 78 में दीक्षा ली थी, 80 में वहाँ काम किया, 81 में ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद अवसर भी मिलने लगे कि भाई आश्रम में भी चहल पहल देखा, और बीच में समय बहुत मिलता था, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद फ्री फ्री, तो वहां से अपने देव रोड से ट्रेन थी, शटल चलती है, तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं, भाव बनता रहा। लेकिन थोड़ी परेशानी मेरे को ये हुई कि पहले तो मैं बहुत अच्छे 5 स्टार स्टाइल तरीके से रहा था वैकुंठ मेहता में, गणेश खिंड रोड पे। अब ये गांवड़े में पटक दिया, देहू रोड, थोड़ा सा, हाँ। हाँ, इलाका ऐसा था, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। जिस कमरे में मैं रहता था, नीचे सांप वाप घुमा करते थे। ओ। पहले तो भय लगा, मैंने कि भय को छोड़ो, कुछ नहीं। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इस विपदा से मुक्ति दो। तो सिचुएशन बनी, राइस पायलट से अच्छे संपर्क थे, उनको फोन किया, भाई साहब जी। यहाँ सांप घूम रहे हैं, जान है तो जान है, मुझे यहाँ नहीं रहना, भाड़ में गया योगा टीचर। तीसरे दिन ही टेलीफोन निकल ली, मेरा ट्रांसफर मेरे पेरेंट्स के पास भरतपुर हो गया। उस समय भी मैंने ओशो को ही सोचा था कि इस चीज बात से मेरे को मुक्त कराओ। इस बीच मैंने वहाँ के जो ब्रिगेड थी उसको 1 महीने तक योग सिखाया। उनको प्रॉब्लम थी नाक की, वहाँ की, क्योंकि क्लाइमेट एक ही था उनका, और उनको कुंजल वंजल करा के उनको सबको तंदुरुस्त कर दिया। तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो मैंने एक्टिव दिया था। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ओशो ने बिना कहे आपकी जिंदगी के बहुत पहलू छू लिए, हाँ, कंप्लीटली अनटोल्ड। हाँ। बदल तो ही दिया ना। मैं उनमें, जब भी याद हाँ, करता हूँ तो मतलब मेरे समस्या खत्म हो जाती है, हाँ, तो समस्या ही नहीं उन्माद रहती। का जो सर्टिफिकेट आपने कैसे मंगवाया वहां से, हाँ, वो अभी कहानी बताता हूँ। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, तो हाँ, बताएंगे। तो पूना से मुक्त हो गया, शायद ये उन्माद की शुरुआत के लिए एक आधार था। ये मुझे नहीं पता था कि आधार था कि नहीं था, लेकिन मेरे को भरतपुर आना था, मतलब इस कार्य के लिए भरतपुर आ गया। पेरेंट्स थे वहाँ केंद्रीय विद्यालय में, मैं गया। उसके बाद योग की मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं कैंप वैम्प लगाऊं, जो मेरे अंदर है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं। कई कैंप लगाए, योग प्रदर्शनी भी लगाई, 82 की बात है ये। उसके बाद में ओशो की तो गति थी, सब कैसेट वैसेट थी, सक्रिय ध्यान व्यान सबकी। मैंने कि भाई अब ओशो का एक केंद्र खोलना है, अंदर से भाव उठा। मैंने लेटर लिखा, तो उस समय ओशो जा चुके थे तो रजनीशपुरम। समझ तो गया। हाँ, तो वहाँ शीला ने जवाब दिया कि आप सत्य बोधिसत्व से संपर्क करना, और उससे पहले वहाँ गतिविधियां करो कुछ उन्माद की। तो मैंने गतिविधियां शुरू कर दी, लोगों को इकट्ठा करके, क्यों कैंप वैम्प में लगा ही चुका था योग के, तो लोकल था मैं, 17-18 जी। साल पूरी एजुकेशन वहाँ हुई थी। तो इसकी वजह से संपर्क सूत्र बहुत अच्छा था, लोगों का सहयोग मिला। तो ओशो के जब कार्यक्रम और उनकी जब कैसेट सुनाने लगा, तो सब बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। जो मेरे से नफरत करते थे कि तो बाबा है, अरे ये है, वो है। फिर मेरे को भरतपुर में भी 1-2 पुराने सन्यासी ओशो के मिल गए, तो हमारा और समूह खड़ा हो गया। तो फिर इच्छा जागृत होगी, मैंने कि भाई अब कोई सेंटर बनाना चाहिए। तो मैंने ये लिखा पढ़ी की। तब उन्होंने मेरे को उन्माद रजनीश ध्यान केंद्र का 83 में एक नाम दिया। अब समस्या ही थी जी। भरतपुर में कैसे खोलूं। 2 साल के बाद में मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया, और उसके बाद मैंने किया तो केंद्रीय विद्यालय का मामला है, वो तो ट्रांसफर हर 3 साल में कहीं ना कहीं होंगे, एक जगह तो मैं खूंटा गाड़ ही नहीं सकता। तो मैंने ये सोचा, ये नाम तो उन्माद ही रखूंगा मैं, जहां भी इसी के नाम से काम करूंगा, चाहे जयपुर में करूं, चाहे सही जोधपुर है। में करूं, जहां भी जाऊंगा, लेकिन नाम यही रखूंगा जो ओशो ने के आशीर्वाद से मिला। तो मैं उसी नाम को रखते हुए जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करता रहा। फिर धीरे धीरे फेसबुक आई, ये आई, सब जगह। आज भी मेरे 41 ग्रुप व्हाट्सएप में, वो भी उन्माद के नाम से ही है। टेलीग्राम जी में वो सर। भी उन्माद के नाम से है। फेसबुक में भी 4-5 अकाउंट इन्होंने बंद भी कर दिए। ये OIF वाले जाने क्यों है, क्या है, ये राजनीति के शिकार हम सब हैं। कई बार जी। यूट्यूब पे भी चैनल बना है, वो भी बस हाँ साहब ओशो की आवाज है, बंद कर दो। सबके साथ हो रहा है, रोजाना हो रहा है। लाखों जी। अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, इसका कोई भी इलाज जी। जी। उस तरीके से नहीं हो यस। पाता। कॉपीराइट तो की वजह तो ये सब करते करते जब मैं सेवानिवृत्त हो गया 2016 में, तो उससे बाद में 24 घंटे से। उन्माद। यहीं पे उन्माद को ही देने लगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। अ, जो भी अ, जो भी उस जगत में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह जाके मैंने देखा कौन सेंटर कैसे चल रहे, मैंने कि केंद्र तो खोलना है, पर ये तो देखूं सन 78 का केंद्र कैसा था, आज क्या हो रहा है। तो मैं जी। इस सिलसिले में निसर्गा भी गया। उस समय माँ जी। नीलम जीवित थी। 7 दिन का एक कैंप था, माँ निधि ने लगाया था, चक्रास के ऊपर ही था। तो
कैंप का तो आनंद लिया ही लिया, साथ ही साथ उस आश्रम को देख करके मैंने कि इतनी बढ़िया कल्पना कौन कर सकता है। तो मेरे मन में उत्सुकता उठी। माँ नीलम से मैंने वार्ता की, क्योंकि वहां थे ही तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और वो बहुत सहज भाव से कई घंटों मेरी बहुत बहुत बात है। बातचीत हुई Yes, yes. नीलम से, मान नीलम, और जी। इतनी सहज थी वो, तो मेरी स्वामी जी, उत्सुकता आप को। मुझे एक बात बताइए। हाँ, हम्म। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ कि हम्म। आज आप अपने गुरु भगवान को, भगवान श्री रजनीश को, ये मेरा आखिरी सवाल है, आज हम्म। आप इस घड़ी में उन्माद के मार्ग से, क्योंकि उन्माद जो है आपका, वो है भगवान रजनीश की देशना को आगे बढ़ाने का मार्ग। तो जी। आप आज अपने गुरु को कैसे याद करते हैं, भगवान रजनीश को? पीछे मुड़कर, ये मैं आप मां नीलम के साथ है यहाँ पे। हाँ, तो माँ नीलम ने मेरे को बताया, क्योंकि मेरे को एक उन्माद का बहुत आश्रम बढ़िया। खोलना था, तो मैंने चर्चा की ये आश्रम आपने कैसे बनाया। तो अब उन्होंने बताया कि ओशो जब यहाँ थे, मनाली आना चाह रहे थे, यहाँ बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मैंने एक एक ईंट, एक एक जो भी चारों तरफ का वातावरण जो क्रिएट किया, वो ओशो के जो मन में था उसको साक्षात रूप देने का मैंने प्रयास किया। तो मुझे जी भी वहाँ की जो अच्छी लगी, अनुशासन इतना अच्छा, व्यवहार इतना अच्छा, जी खाना पीना जी। इतना अच्छा, और विशेष तौर से जो प्रभावित किया उस आश्रम ने, जो ध्यान कक्ष था, उसी की बगल में झरने की जो कल कल बहती आवाज आती थी, वो उस ऊर्जा क्षेत्र को इतना बढ़ा देती थी ध्यान के को, कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। बार बार मन करता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो काफी कुछ वहां से मैंने मां नीलम से निर्देश लिए, जाना कि कैसा हो कैसा नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जयपुर में भी स्वामी चैतन्य जी, कीर्ति जी का आना हुआ था, तो इनका भी एक दिन का यहाँ कार्यक्रम था, तो इनके साथ भी काफी चर्चा हुई। बहुत ही सहज स्वभाव के हैं, और उस जगत के लिए जितना ये कर सकते हैं और कर रहे हैं अपनी तरीके से, आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत अच्छा कार्य इनकी तरफ से लगा। ये अच्छा लगा। गंगा धाम भी गया, तो तरह जगह जगह जा करके आज मैं इस तरीके से याद करता हूँ कि आज जो हो रहा है, आज आम आदमी के पास ओशो की देशना नहीं पहुंच पा रही है, या तो इतनी कॉस्टली है, या फिर अवेलेबल ही नहीं है। आप सर्च करोगे कोई पर्टिकुलर चीज, तो पता चलेगा वो साइट ही बंद कर दिया OIF ने। यूट्यूब पे ढूंढोगे तो ओरिजिनल नहीं मिलेगी, या 2 4 5 मिनट के बीच की झलकियां मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल है, ना तो बुक्स रही, और ना वो सब एडिटिंग हो चुके हैं। तो मेरा ये है कि आम आदमी तक, पैसे वालों के पास तो सब कुछ पहुंच जाएगा, आम आदमी को निःशुल्क व्यवस्था अगले आने वाली पीढ़ी को कैसे हो सके, इस बात में मेरा आश्रम या उन्माद काम करेगा, जिससे कि इसका विस्तार हो सके। मेरा विस्तार का उद्देश्य इस तरीके से ही है। और दूसरा जो भी है, इनको एक लिंक पे मिल जाए, लिंक तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो कोई नया ऐप या ऐसे कुछ, मेरी टेक्निकल बातें चल रही हैं, मैंने रशिया के ऐप पे भी डाल रखे हैं सारे, जो इतना भी साधन है जो भी उपलब्ध है मेरे पास, CD में भी है, SD में भी है, सब जगह है। तो मैं स्टोर करता जाता हूँ, जो इन्होंने बैन किए वो सब मैंने अपने पास कहीं न कहीं से कवर कर ली। कारण क्या है कि मेरे विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। एक जोरा माँ है, उनका मैं जिक्र जरूर करूंगा। वो जयपुर घूमती रहती हैं पूरे विश्व में, तो जयपुर आई थी 2010 में, पता नहीं कहाँ से नंबर लिया, मैं जानता नहीं था उनको, फोन किया, मैं जोरा माँ बोल रही हूँ। मैंने कौन जोरा माँ घड़ी घूम रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ओशो से हूँ, आपसे मिलना है, मैं इस होटल में हूँ। मैं गया, इतनी सहज स्वभाव की, और इतना उनसे मेरे को मिला, तो 2 दिन उनके साथ जो गुजरे, तो कौन कब मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अपने आप ओशो कनेक्ट करा देते हैं किससे मिलना है। और वो इतनी सहायक सिद्ध हुई कि जो मुझे यहाँ बैन हो गई चीजें जो मुझे चाहिए थी, वो अपना वहां से मेरे को भेज देती है टेलीग्राम पे, और मैं उनको स्टोर कर देता हूँ। इतनी डिवोटी लेडी है ओशो जगत में, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखी। मतलब उम्र उनकी देखोगे तो 85 से भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही अच्छा उनके साथ मेरे संस्मरण है, यादगार चीजें रही। कुछ लोग ओशो जगत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जो मतलब मार्केट में नहीं है, दिखेंगे नहीं आपको। एक राजेश गौतम है, गुरुजीएफ के नाम से, मॉन्क्स ट्रेवल चलाते हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। वो ऐसी ऐसी जगह है, चाहे एक कमरे में ही कुछ हो रहा हो ओशो का, हर एक स्टेट में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आम आदमी को पता चले कि यहाँ ये हो रहा है, अभी तो पता ही नहीं। लोग मेरे से पूछते हैं ये नागपुर में ओशो केंद्र कहाँ है, मैं भाई मेरे को पता ही नहीं है।
तो हमारी उनकी चर्चा हुई है, दोनों का सहयोग है और हम आगे जा करके हर एक जगह का छोटे से छोटा, चाहे एक कमरे में चल रहा हो, उसका डाटा तैयार करके पूरे स्तर पर हम भेजेंगे इसको। ऐसी योजना हमारी बन रही है। कल रात को भी बात हुई थी उनसे, बहुत अच्छा काम गुरुजीएफ जी कर रहे हैं और अभी वो मसूरी में है, वहाँ के उन्होंने इतने अच्छे दृश्य भेजे और गंगा धाम के भी भेजा था। जिस जिस आश्रम में जाते हैं बहुत अच्छा वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वैसे ओशो के जगत में आज ओशो के नाम पे जो हो रहा है उससे में मन बहुत ही दुखी होता है कई बार, तो देख करके, कई बार आंखों से भी देखा है। ओशो के नाम पे बस वही जो चल रहा है, ज्यादा उसको कहूँगा तो सब समझते हैं, किसी का नाम लो तो भी वो शालीनता खो जाती है। पिछले एपिसोड में पूछा था उसका नाम बताओ, मैंने कि छोड़ो लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, इस बहाने ओशो का प्रसार तो कर ही रहे हैं। You are mute. You are mute. You are mute. जी, ऐसे होता है, लोग आते हैं और स्वामी जी मेरे माइक में प्रॉब्लम थी। अक्सर ये होता है कि लोग आते हैं और चाहते हैं कि वो नाम ले। अक्सर हमें दर्शकों से भी सवाल आते हैं कि कौन है, नाम बताए ताकि हम वहां जाके हमारा नुकसान ना हो। लेकिन आपकी बात भी सही है कि मेरा क्या शालीनता और मैंने जो समझ, उन्माद समूह मैंने जो शालीनता और समझ, हाँ इसके लिए मैंने क्या उपाय किया है, जो उन्माद समूह मैंने बनाए हैं, जो भी अच्छा कैंप होता है या जिसको मैं सोचता हूँ कि उस जगत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ही रिकमेंड करता हूँ मैं, और किसी के कैंप को रिकमेंड ही नहीं करता। उसमें उन्माद में कोई पोस्ट होती नहीं है किसी की, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक दो प्रोग्राम के देखे अपनी आंखों से और जो अनुभव किए हैं। अभी हाल ही में सोनल में हो रहा है 22 तारीख से 25 तक, माँ संगीता जैन ले रही हैं और गुजरात से हैं और 400-500 कैंप वो ले चुके हैं। इतनी एनर्जेटिक है, इनके 2 कैंप मैंने जयपुर में देखे थे, जयपुर आश्रम में, और इतना भाव से लेती हैं, तो इसलिए मैं ये कैंप मैंने रिकमेंड किया और 65 की जगह थी, मतलब 74 हो चुके हैं, केवल नाम से ही हो जाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। स्वामी जी, समय का कोई बात नहीं है, पर थैंक यू सो मच। आपने अपना समय, कीमती समय निकाला। आपने बहुत सारी घटनाएं, आपकी जीवन का रुख ओशो के मार्गदर्शन से कैसे बदला, ये बातें हमारे दर्शकों को बताई, हमें बताई। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड जॉइनिंग इन विद अस। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। सभी ओशो प्रेमियों को नमन, और नींद टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो श्वेता जी ने अपना